हयात तहरीर अल-शाम के हमलों से सीरिया जलता हुआ नजर आ रहा है और उससे निपटने के लिए पहले असद सरकार के समर्थन में रूस ने अपनी ताकत झोंकी, तो अब ईरान समर्थित जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं, खास तौर पे आप देखिए तो बद्र और नजाब गुट के जो समर्थित लड़ाके हैं वो अब सीरिया की जमीन पर उतर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा सीरिया के उस जंग की जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जंग के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि दुनिया की बड़ी महाशक्तियां अब इस वक्त यूक्रेन और इजराइल में नहीं बल्कि सीरिया में टकराती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां एक तरफ असद सरकार के समर्थन में खुलकर रूस ने एयर स्ट्राइक को अंजाम देना शुरू किया और खास तौर पे आप देखिए तो लगभग अब तक के आंकड़ों में 500 से ज्यादा एसटीएस के आतंकी मारे जा चुके हैं। तो दूसरी तरफ एसटीएस के समर्थन में जिस तरह से टर्की जो है वो काम कर रहा है और उसके पीछे अमेरिका दिखाई दे रहा है, इससे साफ तौर पर देखें तो एक तरफ शिया सुन्नी वार और दूसरी तरफ दुनिया की दो बड़े ध्रुवीकरण में महाशक्तियों के जंग की तारीख जो है वो फिर से सीरिया में लिखी जा रही है। एसटीएस ने अचानक ही चौंकाते हुए जिस तरह से अपनी ताकत बटोरी, सबसे पहले एलेप्पो पर हमला किया। एलेप्पो वो शहर जो 8 साल पहले असद की सरकार ने, असद की आर्मी ने जीता था, उस शहर को खंडहर बनाते हुए, उसे आग के हवाले करते हुए, जिस तरह से वहां पर जलजला मचाते हुए एसटीएस के आतंकियों ने, उग्रवादियों ने कब्जा किया एलेप्पो के एयरपोर्ट पर। और उसके बाद हम देखें तो असद की सेना को पीछे ढकेलते हुए पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। वहां से बढ़ते हुए इदबिल पर कब्जा हुआ, लड़ाई हमा तक पहुंच गई और तब रूस को दरअसल आंखें खोलकर वहां पर उतरना पड़ा। रूस ने एयर स्ट्राइक करते हुए जो ठिकाने हैं एसटीएस के उस पर हमला करना शुरू किया, जो उनके गोला बारूद है वहां पर हमला करना शुरू किया और ये हमला आगे बढ़ा। लेकिन एसटीएस के सपोर्ट में जिस तरह से टर्की का समर्थन है वो खुलकर दिखाई न दे, लेकिन जो बैकएंड सपोर्ट है वो इतना ज्यादा है कि एसटीएस के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं। और इस लिए ये लड़ाके खुलकर जो है असद की आर्मी के खिलाफ और रूस के खिलाफ जंग का मोर्चा संभाले हुए हैं। और ऐसी स्थिति को देखते हुए अब ईरान जो कि असद सरकार का पुरजोर समर्थक रहा है, उसने भी सीरिया में इराक से अपने लड़ाकों को भेजना शुरू कर दिया है। इस वक्त जंग की आग सबसे ज्यादा कहीं भड़क रही है तो हमा में भड़क रही है। 2011, जी हाँ, वो साल जब सीरिया में दरअसल अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है और असद सरकार को गिराने के लिए डेमोक्रेसी के नाम पर हम देखें तो टर्की, सऊदी, अमेरिका और खास तौर पे आप देखिए तो यूएई जो है वो पूरी तरह से जंग के मैदान में सीरिया को तब्दील करते हैं। लंबी लड़ाई चलती है और इस लड़ाई में हम देखें साल 2016 आते आते जो हालात हैं उसमें रूस ने असद की सरकार को समर्थन देते हुए सीरिया के लगभग 80% हिस्से में असद सरकार के वर्चस्व को पुनर्स्थापित किया था। लेकिन इस बीच जो जंग दुनिया के दो मुहाने पर चलती नजर आई, इसी जंग के बीच एक बार फिर से टर्की ने एसटीएस को खड़ा किया। वो एसटीएस जो कि हम देखें तो इतिहास के पन्नों में आईसिस के गर्भ से पैदा होता है, जिसे बगदादी जो है वो पैदा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और उस वक्त जबात अल नुसरा के नाम से संगठन होता था जो आगे बढ़कर एसटीएस बना, यानी हयात तहरीर अल-शाम। और हयात तहरीर अल-शाम ने मोर्चा संभालते हुए पूरे सीरिया को सुन्नी इस्लामिक राज्य बनाने के सपने को साकार करने के लिए जो जंग छेड़ी है, वो जंग इसलिए भी शिया सुन्नी कहला रही है क्योंकि असद सरकार की बात करें तो वो एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो कि शिया बहुल है। ईरान दरअसल असद सरकार को सपोर्ट करता है, उसके अपने कारण है क्योंकि सीरिया में ईरान का बड़ा स्टेक है, वहाँ उसके प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह के गढ़ हैं, हिजबुल्लाह के इलाके हैं, हिजबुल्लाह का संगठन है। दूसरी तरफ रूस जो है वो दरअसल सीरिया को इसलिए भी अपने सबसे समर्थित देश के तौर पर देखता है क्योंकि मेडिटेरियन में अगर देखें तो दरअसल रूस का पेनिट्रेशन इसी सीरिया के मुहाने से होता है। दूसरी तरफ आप देखिए तो टर्की में जो अलगाववाद की आग को भड़काने वाली ताकतें हैं, दरअसल कुर्स फोर्सेस हैं, उनका गढ़ भी सीरिया है। लिहाजा टर्की चाहता है कि सीरिया में असद की सरकार गिरे और वहां पर सुन्नी बहुल जो है वो शासन आए, जिससे टर्की को थोड़ा रिलीफ मिले। टर्की नेटो का मेंबर है और हम जानते हैं कि अमेरिका को टर्की का सपोर्ट सीरिया की जमीन पर मिलता है। और इस तरह से दुनिया की जो बड़ी महाशक्तियां हैं उनके ध्रुवीकरण में युद्ध का जो समूचा एक केंद्र है वो फिर से सीरिया हम देखें तो बनता नजर आ रहा है। और 2011 से जो जंग शुरू हुई थी वो अब 2024 से आगे बढ़ते हुए 2025 में प्रवेश कर रही है। 2020 में हुई संधि के बाद यहाँ पर इलाका शांत हुआ था, लेकिन रूस जिस तरह से यूक्रेन के जंग में फंसा, टर्की को ये लगा, अमेरिका को ये लगा कि रूस असद की सरकार को बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ इजराइल और हमास के जंग के बाद जिस तरह से हिजबुल्लाह इस जंग में कूदा, ईरान इस जंग में कूदा, उससे दरअसल अमेरिका को ये लगा कि ईरान और खास तौर पे आप देखिए तो हिजबुल्लाह असद की सरकार को बड़ा समर्थन नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये भूल थी, ये एक बड़ी भूल थी दरअसल टर्की की भी, नेटो की भी, अमेरिका की भी, क्योंकि जिस तरह से रूस ने
अपने यूक्रेन वॉर से विजन को शिफ्ट करते हुए सीरिया की तरफ अपने एयरफोर्स को उतारकर बड़े स्ट्राइक को अंजाम दिए और हमले लगातार जारी। उससे साफ समझ आता है कि भले ही यूक्रेन की जंग में रूस इंगेज हो, लेकिन वो असद की सरकार को अकेला सीरिया की जमीन पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहां से दरअसल मिडिल ईस्ट का समूचा रास्ता और अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा डिटरेंट जो है वो रूस को हासिल होता है। और ईरान के लिए सीरिया कितना जरूरी है ये हम आपको बता ही चुके हैं। अब जरा ये समझिए कि इस वक्त के हालात में आगे होगा क्या। एसटीएस के पास 10,000 लड़ाके हैं, टर्की का जो अत्याधुनिक डिफेंस सपोर्ट है वो उसको हासिल है। इसके अलावा अमेरिका भले कह रहा है कि उसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ये माना नहीं जा सकता, अमेरिका का सह यहाँ जरूर उसे मिल रहा है। और साफ तौर पर देखें तो दरअसल सीरिया में इस वक्त के जो हालात हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह के शुरुआती हमलों में एसटीएस के लड़ाकों ने असद सरकार की सेना के टैंक कब्जा कर लिए, एयरफोर्स यूनिट्स को कब्जा किया, अलेप्पो जो कि जलता हुआ नजर आ रहा है, इदबिल के हालात खराब हैं, हमा में जंग चल रही है। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में हम देखें तो खुलकर इस वक्त के हालात में एक तरफ असद के साथ रूस और अब ईरान समर्थित जो इराक से चले हुए मिलिशिया हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी आपके लिए बेहद समझना जरूरी है कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में जो प्रॉक्सी का खेल है वो बड़ा दिलचस्प है। यहाँ प्रॉक्सी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक तो दरअसल ईरान के प्रॉक्सी की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही थी कि किस तरह से ईरान ने अपने प्रॉक्सी के जरिए समूचे इस मिडिल ईस्ट के इलाके में अपने प्रभाव को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज पेश किया था, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हुती हो या कुर्स फोर्सेज हों। लेकिन अगर आप एसटीएस की बात करें तो एसटीएस क्या है? एसटीएस भी दरअसल टर्की का प्रॉक्सी ही तो है, जो सीरिया की ज़मीन पर अर्दवान के सपनों को साकार करने के लिए इस जंग को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका के लिए अपनी यहाँ चाल है तो अर्दवान की अपनी चाल है, और इसका शिकार कोई और नहीं, इसका शिकार फिर से एक बार असद की सरकार हुई है, जिसके समर्थन में इस वक्त ईरान तो खड़ा है, लेकिन कोई दूसरा मुस्लिम देश नहीं बल्कि रूस खड़ा होकर आया है, जिसके अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं वो सीरिया से सजते हैं। तो ये है जियोपॉलिटिक्स, जहाँ पर रिलीजियस वॉर एक तरफ और जियोपॉलिटिकल वॉर दूसरी तरफ दिखाई देता है। दो अलग अलग हितों के टकराव का केंद्र है सीरिया, वो सीरिया जो मिडिल ईस्ट का रास्ता है, वो सीरिया जहां से एक तरफ मेडिटेरियन है। इजराइल को इस वक्त भूलना हमें नागवार गुजरेगा अगर चर्चा हम इजराइल की ना करें, क्योंकि अगर आप गोलान हाइट्स देखते हैं वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो कि सीरिया से इजराइल ने जीता था वो इजराइल के हित को साधता है। हिजबुल्ला चूंकि असद सरकार को सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला से जिस दिन सीज फायर इजराइल का हुआ उसी दिन एसटीएस ने हमला किया, यानी प्री प्लानिंग साफ तौर पर दिखाई देता है कि बैक टू बैक एंड कैसे करना है, कहाँ युद्ध को रोकना है, कहाँ युद्ध को शुरू करना है। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, तब जाके असद की सरकार के समर्थन करने वाले एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ रूस जो हैं वो युद्ध के मैदान में घिरे पड़े हुए हैं, हिजबुल्ला जो है थका हुआ, और ऐसे समय का इंतजार करते हुए दरअसल पिन पॉइंट में हमले को अंजाम देते हुए जिस तरह से 27 और 28 नवंबर से युद्ध आगे बढ़ी, एसटीएस ने आगे बढ़ाया, उससे अब ये देखा जा रहा है कि सीरिया किस तरह से ग्लोबल वॉर का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है, या अगर भड़कती है तो मिडिल ईस्ट वो दिन दूर नहीं जब थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने से भले इजराइल और गजा और हिजबुल्ला लेबनान के इलाके से निकल चुका हो, लेकिन सीरिया इसका एक नया मुहाना खोल सकता है। हमारी नज़र सीरिया के जंग पर बनी हुई है, हर अपडेट से आपको हम इत्तला करते रहेंगे। फिलहाल जानकारी और विश्लेषण इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, आगे की जानकारी आपको देंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाजत।